देखो इससे पहले अपन ने क्या देखा था, तो अपन ने जितने भी बेसिक टर्म्स थे रिलेटेड टू न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, वो सब अपन ने कवर कर लिया था। अपन ने बाइंडिंग एनर्जी भी देखा था और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी देखा था। अपने को देखना है यहाँ पे देखो, अपने को यहाँ पे देखना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये बात अपने को यहाँ पे देखनी है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, इसे देखना है अपने को। तो ये देख लेते हैं अपन, एक बार इसको मिटा देता हूँ, सॉरी। ये कुछ काम का नहीं अपने, ठीक है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, तो सिंपली ये जो दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये ग्राफ दो चीजों में ड्रॉ किया जाता है, एक्स एक्सिस पे लिया जाता है मास नंबर और वाई एक्सिस में लिया जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये दो चीजें। और क्या करते हैं, जैसे अपन मास नंबर बढ़ाते चलते, जैसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहले हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, लिथियम, वो ऐसे आते हैं। तो जैसे अपन मास नंबर बढ़ाते हैं उस हिसाब से ये जो दिख रहा है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी होता चलता है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये वेरी होता चलता है। मुझे बोलो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है बोलो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, उसका फॉर्मूला लिख चुके अपन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला तो यही है ना, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और इस फॉर्मूले का अपन ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ए। ये फॉर्मूला अपन पहले से ही देख चुके हैं, क्लियर। चलो इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं अपन आगे, ठीक है। तो द प्लॉट of binding energy per nucleon with mass number A is known as binding energy per मतलब binding energy करो किसे कहते हैं, समझ गए क्या तुम? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसे कहते हैं, समझ गए क्या? हेलो, चलो ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक, ओके। ठीक है, देखो तो ये दोनों का सिंपल सा ग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है, मास नंबर वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये ग्राफ लेके रखा है अपन। तो इस ग्राफ से क्या क्या ऑब्जर्व होता है, देखो तुम ही बोलो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है? पहले बोलो किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम आ रही है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है वो कि ड्यूटेरियम है? ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन स्टेबल होता है, मैंने पहले बोला है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है? हाइड्रोजन इज स्टेबल, उससे रेडिएशन नहीं निकलते कभी बाहर। अनस्टेबल सबसे कम वाला होता है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का तुम देखोगे तो ड्यूटेरियम का तुमको पता चलेगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लगभग 2 से कम है, दिख रहा है ना ये। फिर ट्रिटियम का देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा, लिथियम का देखो 6 से कम, हीलियम 6 से ज्यादा, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आइसोटोप 18, 16, फिर ये सल्फर, आयरन, मोबिडियम, आयोडीन। ये डब्ल्यू मतलब क्या? टंगस्टन। हाँ, टंगस्टन। और ये फिर एन वगैरह यूए। तो तुम देखते हो कि जैसे मास नंबर वेरी करता है, मास नंबर वेरी करने के साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी वेरी कर देती। तो इससे क्या क्या बात पता चलती है, देखो अपने इस ग्राफ का यूज किसके लिए होता है पहले? दिस ग्राफ इज यूज फॉर, ये तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिव्स
मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसका काम क्या होता है, स्टेबिलिटी को मेजर करना। मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहेगी वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहेगी वो अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो मुझे बोलो सबसे हाईली अनस्टेबल कौन दिख रहा है इसमें, हाईली अनस्टेबल, which element is highly unstable in this graph? ड्यूटेरियम दिख रहा है, देखो ना यहाँ पे, फिर ड्यूटेरियम। और सबसे स्टेबल एलिमेंट इसमें कौन सा दिख रहा है, यूरेनियम, सबसे स्टेबल यूरेनियम है क्या सबसे स्टेबल? यूरेनियम, आयरन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं नहीं, आयरन भी नहीं, आयरन है क्या, वो आयोडीन है, आयरन थोड़ी आयोडीन, आयोडीन, नहीं नहीं वो भी नहीं। तुम देखो ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखो ना जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, फेरस, 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 आयरन, आयरन, अरे सब आयरन, गलत बोल रहे हो तुम लोग, पीरियोडिक टेबल पता है ना तुम्हें, आयन ये फेरस है क्या, आयन आयन नहीं, आयन, आयरन की देखो, आयरन, आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो लगभग 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट है तो वो है आयरन, हाईली हाईली स्टेबल। आ गई बात समझ में? यस सर। तो हाईली स्टेबल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज आयरन। फिर यहाँ पे देखो क्या क्या दिखा है, वन बाय वन देखते चलते अपन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियर, मतलब जो लाइटर न्यूक्लिया है, लाइटर न्यूक्लिया मतलब जिसका मास नंबर कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो कम है, यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये देखो जिसका एक कम, या इससे यहाँ देख लो, ये जिसका बाइंडिंग एनर्जी, जिसका मास नंबर 20 से कम है, जिसका बाइंडिंग मास नंबर 20 से कम है, उनका बाइंडिंग एनर्जी कम है, देखो 8 से कम है, तो ये यहाँ से देख सकते हैं अपन। आगे क्या दिखा है इसने, ये पॉइंट तुम्हें याद रखने कि ग्राफ में क्या क्या दिखता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर न्यूक्लियर, आगे लिखा है फॉर मास नंबर लेस देन 28 एट ए इज इक्वल टू 4n, इसको छोड़ दो, इसका कुछ मतलब नहीं, मतलब जिसका मास नंबर 4n के मल्टीपल में, n मतलब 1 2 3 4 5, जिसका मास नंबर 28 से कम है। कर्व शोज सम पिक्स, वो पिक्स बता दे कुछ, हेलियम, ये बी, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, मैग्नीशियम, रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेबर्स, मतलब इनकी स्टेबिलिटी इसके जो नेबर है उनके कंपैरिजन में ज्यादा है। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर 40 to 120। अब इसमें देखो 40 से लेकर 120 तक, यहाँ पे दिखाई देगा तुमको, 40 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये 40 से लेकर 120 तक, मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे। अब ये तुम देखोगे तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लगभग कांस्टेंट ही है, जो कितनी है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो वही सेंटेंस उसने कहा है, देखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनके लिए, और साथ में क्या कहा, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम 8.8 फॉर आयरन, आयरन के लिए सबसे ज्यादा। और आखिरी में क्या कहा, आखिरी में कहा है देखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस, जब मास नंबर 200 से ज्यादा हो जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, ये देखो ये 200। अब ऐसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज 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 होती जा रही है, राइट। तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस, ए इज ग्रेटर देन 120 सॉरी 200, they become less stable and exhibit radioactivity। जो अनस्टेबल कौन होता है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है, 8 से कम जितने भी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम जितने भी है, वो सबके सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव जनरली बोल सकते हैं अपन। इन फ्यूजन, अब फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है तुम्हें सुना होगा, शायद सुना है क्या, फ्यूजन फिजन, फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन सुना है क्या?
हाँ तो नहीं सुना तो भी अपन टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। इन फ्यूजन रिएक्शन दो लाइटर साथ में आते हैं, हेवियर न्यूक्लिया बनाते हैं। इन फ्यूजन लाइटर न्यूक्लिया फ्यूज टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लिया। उसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लिया एक साथ आएंगे और बड़ा न्यूक्लिया बनाएंगे। दिस प्रोसेस इज अकम्पनाइड बाय इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जब भी फ्यूजन होता है मतलब दो लाइटर न्यूक्लिया एक साथ आते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा बढ़ जाती है। और दूसरी रिएक्शन होती है फ्यूजन। फ्यूज होना मतलब अलग अलग होना और फ्यूज होना मतलब एक साथ आना। इन फ्यूजन अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू लाइटर न्यूक्लिया। मतलब इसमें उल्टा होता है, एक हेवी न्यूक्लियर रहेगा जिसका क्या होगा, ये हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो। Here also increase in binding energy nucleon takes place। तो यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि तुम देखो दो साथ में आए है ना, यहाँ पे भी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हुई और यहाँ पे अलग अलग हुए तो भी, क्योंकि जो जिसका मास नंबर देखो 28 से कम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब सॉरी कम है, और जिसके मास नंबर 200 से ज्यादा है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। तो बाइंडिंग एनर्जी कम मतलब अनस्टेबल, और अनस्टेबल मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड इज बिस्मथ। न्यूक्लियाइड बोला है, हेवीएस्ट बोला है। तो एक्चुअल में कौन होता है, एक्चुअल में ये होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके लिए सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसने बोला हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड, वो बिस्मथ होता है 83 का। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें एनसीईआरटी में पढ़ने को भी मिल जाएगी आराम से। तुम ग्राफ समझ गए किसके बीच में का है? यस सर। बाकी तो सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, ग्राफ याद रखो। दिस इज ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर। का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो हाईली स्टेबल, और बाइंडिंग एनर्जी घटेगा तो अनस्टेबल बनेगा वो। तो एक ये भी, इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या है अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स। अब मैंने तुम्हें बोला था कि भाई 4 टाइप के फोर्स होते हैं, उसमें का एक न्यूक्लियर फोर्स, टॉपिक का नाम ही न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स आएगा उस फोर्स को अपन कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स, अब न्यूक्लियर फोर्स में क्या क्या है देखो यहाँ पे। तो न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which firmly hold nucleons in small nucleus and account for stability of nucleus are called as nuclear force। मतलब जो फोर्स न्यूक्लियन को पकड़ के रखता है, जो फोर्स न्यूक्लियन को पकड़ के रखता है उस फोर्स को अपन कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है प्रॉपर्टी के बारे में। अब पहले तो देखो मैंने ये तुम्हें बोला हुआ है, फिर से एक बार बोलता हूँ कि जब भी डिस्टेंस मतलब दो न्यूक्लियॉन्स में का डिस्टेंस या किसी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्टेंस एक फर्मी से ज्यादा होगा, मतलब ये प्रोटॉन था ये न्यूट्रॉन था और इन दोनों का डिस्टेंस एक फर्मी से ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव रहेगा, और जब भी डिस्टेंस 0.5 फर्मी से कम होगा तो न्यूक्लियॉन के बीच में जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ये अपने को याद रखना है इसमें कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, कि जनरली अपन अट्रैक्टिव लेके चलते हैं लेकिन रेंज भी पता होनी चाहिए। 1 फर्मी से ज्यादा तो अट्रैक्टिव, 0.5 फर्मी से कम तो रिपल्सिव। तो इसका मतलब ये है, अपने को पता है अट्रैक्टिव बाहर आता नहीं, मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, 1 फर्मी से ज्यादा होता होगा, राइट। चलो ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज नंबर 1, न्यूक्लियर फोर्स और शॉर्ट रेंज फोर्स। बोला था मैंने पहले, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ तक है, न्यूक्लियस के अंदर तक है, तो न्यूक्लियस के अंदर तक रेंज इसलिए वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, तो बाकी ये कुछ खास नहीं यहाँ पे, ऐसे दिया भी देखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स लेस देन 1 फर्मी, ये फोर्स रिपल्सिव बन जाएगा, यहाँ पे लिखा भी, और ग्रेटर होगा तो अट्रैक्टिव बन जाएगा। तो नंबर ज्यादा कुछ वेरी नहीं करता इसमें। पहला प्रॉपर्टी याद रखोगी भाई, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। सेकंड, न्यूक्लियर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। बोला है मैंने, वीकेस्ट फोर्स कौन सा है फिर, स्ट्रॉन्गेस्ट अगर न्यूक्लियर है तो वीकेस्ट फोर्स कौन सा है,
वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, बोलो? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है, बराबर है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। अब देखो इसने नीचे टेबल दिया हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये उसका बस उसने रेशियो दिया है, इसका कुछ खास मतलब नहीं। मतलब देखो तुम अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखोगे न्यूक्लियर फोर्स की तो 1 × 10⁻39 होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की देखोगे तो 10⁻36 तक होती है। इंटरेक्शन टाइम दिया हुआ है, ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बस तुम इतना याद रखो कि वो ऐसे होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स इसका मतलब क्या है, देखो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स इसका मतलब, अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन के पास चार्ज कि प्रोटॉन के पास चार्ज है? प्रोटॉन के पास चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कुछ चार्ज नहीं है। तब देखो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है। यहाँ पे ध्यान देखो, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जितना न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में जितना न्यूक्लियर फोर्स होगा वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होगा। मतलब वो कभी भी चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि प्रोटॉन के पास चार्ज है तो उसके पास न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। The net force between pair of neutrons and pair of neutrons and protons are equal, ये लिख दिया है। This is slightly greater force between pair of neutron because of force of proton reduced to electrostatic repulsion। अब एक्चुअल में तो न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो ऐसी ही सिचुएशन आएगी, न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। लेकिन अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो उस टाइम पे ये जो रहेगा, देखो मतलब मैं क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोला है, 3 ऑप्शन दे दिए तुमको और बोला अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ओनली न्यूक्लियर फोर्स, तो ये आएगा। लेकिन उसने न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों बोला, तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में का फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन में के फोर्स के बराबर होगा और ये दोनों फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बराबर होगा। कब? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी पकड़ा जाएगा। ये थोड़ा उलझन वाला काम है। इफ यू कंसिडर ओनली न्यूक्लियर फोर्स at that time they are charge independent, but if we consider nuclear as well as electrostatic repulsion at that time repulsion के कारण ये फोर्स कम हो जाएगा। इसके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ चार्ज होता है, उनमें ही एक्ट होता है। ये 2 पॉइंट याद रखो इसमें। चलो नेक्स्ट क्या देखो अपने पास, न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन इंडिपेंडेंट। अब ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्पिन क्वांटम नंबर सुना है क्या तुमने? स्पिन क्वांटम नंबर सुना है क्या तुमने? नो सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रही तुमको? नहीं, पूरा ब्लैक है। ब्लैक दिख रहा है पूरा? दिख रही नहीं सर, दिख रही है। दिख रही है सर, रेंज प्रॉब्लम होगा। जिसको नहीं दिख रही है तुम्हारे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद से। ठीक, तो न्यूक्लियर फोर्स और स्पिन डिपेंडेंट फोर्स ये तुम्हें केमिस्ट्री में पता चल जाएगा, यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं इसके ऊपर। बाकी जो फोर्स होती है वो स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्स होती है, केमिस्ट्री का पार्ट है, बस याद रखो इसको। न्यूक्लियर फोर्स और स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। देन न्यूक्लियर फोर्स शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी, मतलब एक लिमिट पे जाके वो फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। वैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं होता, वो सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑबे नहीं करता। एक मिनट, हेलो, वो एक मिनिट सर स्क्रीन ब्लँक झाली, हाँ आली स्क्रीन आली। दिसतंय? दिसतंय सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी शो करतो, म्हणजे काय, न्यूक्लियॉन इन न्यूक्लियस इंटरॅक्ट इट्स नियरेस्ट नेबर ओनली। म्हणजे असं नसेल की समजा हा एक इथं हे दिला त्यांनी, इथं हा एक प्रोटॉन आहे, हा प्रोटॉन आहे आणि याच्या बाजूला असं घेऊन टाकू आपण, हा एक प्रोटॉन आहे, हा एक न्यूट्रॉन आहे, इथे एक न्यूट्रॉन आहे। तर हा जो फोर्स असेल हा फोर्स या दोघांमध्ये ऍक्ट होणार, या दोघांमध्ये ऍक्ट होणार। म्हणजे काय सांगते प्रॉपर्टी, न्यूक्लियॉन इन न्यूक्लियस इंटरॅक्ट विथ इट्स
नियरेस्ट नेबर ओनली, म्हणजे जो दूरचा असेल त्याच्यामध्ये नसेल तो, त्याच्यामध्ये दुसरा मूळ असेल, याच्या बाजूला जो असेल तो. इट रिमेन्स अनएफेक्टेड बाय प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ सराउंडिंग न्यूक्लियस. म्हणजे या न्यूक्लियन हा इथं न्यूक्लियॉन आहे, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काही फरक नाही पडणार, हा कॉन्स्टंट असेल याचे. न्यूक्लिअर फोर्स बिटवीन पेअर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन लाईट अँड हेवी न्यूक्लिया आर इक्वल. म्हणजे कशी पण पेअर असू द्या, लाईट न्यूक्लियॉनचे हेवी न्यूक्लियॉनचे न्यूक्लिअर फोर्स नेहमी सेम असेल, याला सॅच्युरेशन प्रॉपर्टी म्हणतो. नेक्स्ट, न्यूक्लिअर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स. आता सेंट्रल फोर्स काय असतं पहिलं ते बघून घ्या. व्हाट आर सेंट्रल फोर्स? तो देखो सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं. मान लो अब ये एक मास है, ये एक मास है, राइट. अब इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल हमेशा क्या करता है, इस मास को अगर वो रिपेल कर रहा है तो इस तरफ धकेल देता है, या फिर अट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरफ ले लेता है. मतलब जब भी फोर्स लगता है वो एक लाइन के अलॉन्ग लगता है ना, ऐसे. या मैग्नेट का सिचुएशन ले लो, ये एक मैग्नेट है तुम्हारे पास, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और यहाँ पे एक रखा हुआ है मैग्नेट का साउथ पोल. इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन. अब अट्रैक्शन होगा तो नॉर्थ वाला साउथ को खींचेगा, तो सीधा ही खींचेगा ना, ऐसे. ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे घूम के आ गया. मतलब जो फोर्स एक लाइन में लगते, मतलब जो फोर्स अलोंग लाइन लगते उसे कहा जाता है सेंट्रल फोर्स, और जो फोर्स अलोंग लाइन नहीं लगते उसे कहा जाता है नॉन सेंट्रल फोर्स. तो खाली ये एक फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, बाकी सभी के सभी फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं. Only nuclear force is non-central force. All other forces are Central force. central force. They do not act along. यहाँ पे लिखा भी देखो. They do not act along line joining of center of two nucleus. Then the non-central component depend on orientation of spin relative to line joining center of two nucleons. इसका कुछ मतलब नहीं, बस इतना याद रखो ऊपर का. न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्स. अब एक्सचेंज फोर्स का क्या मतलब है देख लो, ये लास्ट प्रॉपर्टी एक्सचेंज फोर्स. अब एक्सचेंज फोर्स मतलब न्यूक्लियर फोर्स ओरिजिनेट एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स. मतलब इसमें क्या होता है देखो, कि न्यूट्रॉन का कन्वर्जन प्रोटॉन में होता रहता है, प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होता रहता है, तो इसलिए इसको एक्सचेंज फोर्स कहा जाता है. कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है मेसॉन्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स. अब यहाँ पे एक नया नंबर आ जाता है देखो, जैसे मेसॉन कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसमें का एक होता है मेसॉन. क्वार्क होता है, और भी बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, एंटी क्वार्क होते हैं, वो सब तुम्हें याद रखना है. सिर्फ एक्सचेंज फोर्स का मतलब न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, प्रोटॉन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन. और ये सब किसके हिसाब से होता है, मेसॉन के हिसाब से. कैसे होता है देखो, मास ऑफ मेसॉन दिया है उसने 0.15 AMU, तो उसकी एनर्जी 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और उसका मास 280 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अब देखो प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स, देखो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है, तो उस टाइम पे कौन हेल्प करता है, पाई नॉट हेल्प करता है, पाई नॉट. न्यूट्रॉन में फोर्स देखो, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो भी कौन हेल्प करता है, पाई नॉट हेल्प करता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स में देखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो पाई माइनस हेल्प करता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हेल्प होता है तो पाई प्लस हेल्प करता है. ये तुम्हें लिख लेना है, इसके ऊपर यहाँ पे सवाल बनता है. यहाँ पे देखो, व्हेन प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, व्हिच मेसॉन, पाई नॉट मेसॉन. ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, मास का डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है, तुम्हें बस इक्वेशन, ये जो है रिएक्शन याद रखनी है. न्यूट्रॉन फोर्स में भी पाई नॉट हेल्प करता है. हाँ, लेकिन जब प्रोटॉन का कन्वर्जन न्यूट्रॉन में होगा, एट दैट टाइम पाई माइनस विल हेल्प, एंड व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, एट दैट टाइम पाई प्लस विल हेल्प. तो जितनी भी प्रॉपर्टी अपन ने यहाँ पे देखी, इसको भूल जाओ, ये तुम्हारे कुछ काम का नहीं. तुम्हें क्या क्या याद रखना है फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ. तुम्हें क्या क्या याद रखना है. न्यूक्लियर फोर्स आर न्यूक्लियर फोर्स आर एक्सचेंज फोर्स होते, मतलब प्रोटॉन कन्वर्टेड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. नॉन सेंट्रल फोर्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते, स्पिन डिपेंडेंट होते, चार्ज डिपेंडेंट होते, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और उसकी रेंज क्या होती है, रेंज शॉर्ट रेंज होती है. दिस इज ऑल अबाउट properties of nuclear force. Nuclear force. Nuclear force.
न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव होता है, तो उसके बारे में तुम्हें रेंज पता होनी चाहिए। डिस्टेंस अगर 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से ज्यादा होता है तो अट्रैक्टिव, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट से कम होता है ये रिपल्सिव बन जाता है। ओके, इसका सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी साथ में देखो मैंने ये भी बोला था तुमको आइसोटोप आइसोटोन क्या होता है, बोला था ना। चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सा देख लेते। आइसोटोप किसे कहते हैं, तो जिसका Z सेम होगा और A डिफरेंट होगा उसे कहते हैं। एग्जांपल दिए हुए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, देखो सबके एटॉमिक नंबर सेम है। इसका क्या प्रॉपर्टीज है, ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये पता है तुमको सबको। दे ऑक्यूपाई सेम प्लेस क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। दे कैन नॉट सेपरेटेड बाय केमिकल एनालिसिस, they can be separated by mass spectrometers or mass spectrograph। mass spectrograph क्या होता है दिखा दूंगा मैं तुम्हें। आइसोटोन बोला था ना, जिसका क्या सेम रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा और A डिफरेंट रहेगा, उसको बोलेंगे। तो पेयर दिया है, देखो क्या क्या पेयर यहाँ पे कार्बन का दिया है, कार्बन 13-7। तो कार्बन 13-7 में कितने आ रहे हैं, कार्बन 13-6 में 7 प्रोटॉन, नाइट्रोजन 7-14 में 7 न्यूट्रॉन, तो 7-7। आइसोटोन्स आर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग एलिमेंट रहते हैं। दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है तुमको, कार्बन की जगह अलग है, नाइट्रोजन की जगह अलग है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल एनालिसिस एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइसोबार पता है सब लोगों को, टाइम पास नहीं करते आइसोबार के ऊपर अपन, पता है तुम्हें। मिरर न्यूक्लियाई, अब मिरर न्यूक्लियाई किसे कहेंगे, देखो दीज आर द न्यूक्लियाई विद सेम मास नंबर। मिरर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर सेम रहेगा, बट इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर आर इंटरचेंज। मतलब फिर से एक बार देखो, मिरर न्यूक्लियाई का मतलब क्या सेम होना चाहिए, मास नंबर सेम होना चाहिए। देखो दोनों जगह दिख रहा है तुमको, यहाँ का मास नंबर 7 और यहाँ का मास नंबर भी 7 है ना, बेरियम का और लिथियम का 7-7। लेकिन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नंबर आर इंटरचेंज। इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 3, इसका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 4, प्रोटॉन नंबर इसका 4 है, इसका 3 है। समझ गए क्या तुम मिरर न्यूक्लियाई? हेलो, मिरर न्यूक्लियाई समझे क्या तुम? देखो मिरर नाम से ही पता चलता है, मिरर नाम से मतलब उसका उल्टा हो गया वो। अभी भी अपन मिरर में देखते हैं तो अपने को ये दिखाई देता है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो उस हिसाब से उसको नाम दे दिया मिरर न्यूक्लियाई। और एक होता है आइसोमर न्यूक्लियाई, इसे याद रखने की जरूरत नहीं तुमको, ये एक याद रख लो। समझ गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उसमें से रेडिएशन बाहर निकलते रहते हैं। तो वो रेडिएशन नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। रेडिएशन दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर तुमको, अल्फा पार्टिकल, हाँ सर, दिख बीटा पार्टिकल और गामा। इसके अलावा एक और होता है जिससे ये बीटा माइनस, बीटा पार्टिकल इसको बीटा माइनस कहते हैं, और एक और होता है जिसे बीटा प्लस कहते हैं, इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन और बीटा माइनस का मतलब बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन बोलते हैं अपन, मतलब ये दोनों एंटी पार्टिकल है। बीटा माइनस बीटा प्लस आर एंटी पार्टिकल ऑफ ईच अदर। सबकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन। पहले तो तुम्हें दिखा देता हूं मैं कि ये किसको मिला, किसने खोजा था अल्फा बीटा गामा, किसने खोजा था अल्फा बीटा गामा? रदरफोर्ड, अगेन इट इज रदरफोर्ड। ये सब कहां से निकलते हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं बाहर। दे ऑल कम फ्रॉम न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? अनस्टेबल न्यूक्लियस। जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस थे वहां से रेडिएशन बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा। इट इज शोन बाय रदरफोर्ड। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा की कम, बोलो। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम की ज्यादा? ज्यादा कम ना, अभी टेबल में देखा ना अपन, यहाँ पे कम। ये देखो टेबल में यहाँ पे देखा था अपन कि जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है 8 से कम,
मतलब ये आगे वाले और ये वाले वो अनस्टेबल होते, तो ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, अनस्टेबल, ये दोनों अनस्टेबल है। मुझे बोलो ये नंबर 1, ये नंबर 2 किसका यूज न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए होता है? 1 और 2 किसका यूज न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? दो लाइटर पार्टिकल एक साथ आते हैं और बड़ा बनाते हैं। तो 1 की 2 1 1 राइट, यहाँ पे फ्यूजन। और फ्यूजन में उल्टा होता है, एक बड़ा होता है जिसका 2 पार्ट में कन्वर्जन हो जाता है, तो यहाँ पे फ्यूजन, तो फ्यूजन में आ जाता है। चलो अपन ये देख रहे थे टेबल ऑफ रेडिएशन। तो देखो ये एक बार मैं तुम्हें यहाँ से दिखा देता हूँ। एक मिनट सिर्फ। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन दिखाए हुए। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब रदरफोर्ड ने क्या किया? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया, मैग्नेट है ना, मैग्नेट, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी देखा था उसने, मैग्नेट सेटअप किया। और ये देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिखा रहा है, ऐसा सिंबल दिखा मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डेंजर। अब अल्फा पार्टिकल भेजा, अब अल्फा पार्टिकल किस तरफ जाएगा? देखो अल्फा पार्टिकल एक तरफ जा रहा है ना, दिख रहा है ना तुमको? देखो अल्फा पार्टिकल किस तरफ जा रहा है? राइट की तरफ जा रहा है अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल को भेजो, कहा जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ, दिख रहा है तुमको? ये अल्फा पार्टिकल को स्टॉप कर देता हूं मैं अभी, देखो एक तरफ जा रहे। बेटा अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं? दूसरे तरफ जा रहे हैं। मतलब इनका क्या हो रहा है? पाथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, राइट, पाथ चेंज हो रहा है। फिर उसने बाद में और एक काम किया था, इस तरफ जो था, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ले जा रहे उस तरफ नेगेटिव प्लेट रखी थी, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा, सॉरी यहाँ पे उसने पॉजिटिव प्लेट रखी थी लेफ्ट राइट में, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना वहां पे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। और इस तरफ जहाँ पे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं उस तरफ नेगेटिव प्लेट रखी थी। साथ में अब गामा, गामा भी भेजते, देखो गामा कैसे जा रहे हैं बताओ? ये इन दोनों को स्टॉप कर लेते अपन। गामा कैसे जा रहा है? स्ट्रेट। राइट, मतलब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, गामा पार्टिकल होते हैं क्या डिफ्लेक्ट? नो गामा पार्टिकल विल नॉट डिफ्लेक्ट। और इसमें देख लो, और अभी न्यूट्रॉन भेजे मैंने, न्यूट्रॉन भेजे तो न्यूट्रॉन भी कैसे जा रहे हैं? स्ट्रेट। स्ट्रेट जा रहे हैं। और एक देखो इसमें अभी, अब इसमें पेनेट्रेटिंग पावर सुना होगा तुमने, पेनेट्रेटिंग पावर सुना है क्या? पेनेट्रेटिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर, पेरियोडिक टेबल में देखा होगा तुमने? What is mean by penetration? What is mean by penetration? What is mean by penetration? पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई रेडिएशन या कोई चीज किसी सरफेस के अंदर कितना अंदर तक जा सकती है, उसे पेनिट्रेशन कहते हैं अपन, बराबर। अब देखो यहाँ पे पेनिट्रेशन दिखा रहा है तुमको। पहले अल्फा पार्टिकल देखो, ये अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल पेपर में से पास करते हैं क्या? दिख रहा है ना तुमको? अल्फा पार्टिकल आ रही है, पेपर में से पास करते हैं क्या? नहीं पास करते। नहीं सर। मतलब ठीक है, आगे देखो बीटा पार्टिकल को भेजो।
बीटा पार्टिकल भेजो। तो बीटा पार्टिकल देखो पेपर में से पास करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल में से पास करते हैं क्या? नहीं, तो इन दोनों में किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हुआ, अल्फा की बीटा? बीटा। राइट राइट, बीटा पार्टिकल का बीटा ज्यादा। बीटा गामा भी ले लो, गामा भी ले लो। अब ले लिया गामा। अब गामा रेडिएशन का देखो, गामा रेडिएशन किस में पेपर में से भी पास हुआ, एल्यूमिनियम में से भी पास एल्यूमिनियम हुआ, से पास हुआ। लीड में से पास नहीं हो रहा, लीड में से नहीं हो रहा ना यस पास। यस सर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका है? गामा गामा। राइट। गामा रे। सबसे कम पेनिट्रेशन पावर अल्फा का, बराबर ना? यस सर। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को भी भेजो। तो न्यूट्रॉन आया देखो। अब न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन पेपर में से पे गया, एल्यूमिनियम में से गया, लीड में से भी जा रहा है, और H2 जो है इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब इन चारों में सबसे ज्यादा अगर पेनिट्रेशन पावर किसका है तो न्यूट्रॉन का है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। और इन तीनों में अपन कहेंगे तो सबसे ज्यादा गामा, गामा रे का है। तो समझ गए क्या तुम लोग? यस सर। ठीक, इसमें दो और एक चीजें बता देता हूं मैं। ओके चलो ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। देखो प्रॉपर्टीज इनकी, फीचर, यहाँ पे फीचर लिखा हुआ है, फीचर, फीचर के साथ में देखो फीचर किसका, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा पार्टिकल। देन आइडेंटिटी, अब अल्फा पार्टिकल मतलब मैंने तुम्हें बोला है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हेलियम न्यूक्लियस होता है, बोला था ना। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हेलियम न्यूक्लियस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में एक टेबल लिखा था अपन ने, उसमें सबका मास, सबका चार्ज अपन ने लिखा था, सबकी आइडेंटिटी रिवील की थी। और ये क्या होता है, बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल क्या होता है, बीटा, ये याद रखो सिंबल, बीटा माइनस। और गामा रे क्या है, तो गामा रे तुम्हें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फोटोन है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां से कहां तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाया था, याद है क्या? रेडियो से लेकर कॉस्मिक तक बनाया था ना। कॉस्मिक से पहले गामा आता था, गामा से पहले एक्सरे आता था, एक्सरे से पहले यूवी आता था, उससे पहले विजिबल, उससे पहले इंफ्रारेड, ऐसे आते थे। ये पूरा बना के दिया है मैंने, तो सबकी आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही तुमको। देन सबका चार्ज, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के डबल होता है, और बीटा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और जो गामा होता है वो न्यूट्रल होता है। देन मास, इसका मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, याद है ना सबको? इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास Yes, के बराबर, और इसको मास नहीं होता क्योंकि ये रेडिएशन है, रेडिएशन। स्पीड देखो, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, इसकी होती है, क्योंकि ये एक्चुअल में लाइट ही है ना, तो लाइट का स्पीड फिक्स होता है 3 × 10⁸। और सबसे कम स्पीड किसका होता है, तो अल्फा पार्टिकल का होता है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, 1.4 से लेकर 2.2 तक, और इसका स्पीड होता है 99% ऑफ सी। काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी स्पेक्ट्रम, ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। लाइन मतलब देखो बोला था ना, स्पेक्ट्रम के दो टाइप है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम याद है क्या तुम्हें? एटॉमिक फिजिक्स में, एटम्स में बोला था कि स्पेक्ट्रा 3 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ऐसे बोला था, इमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा के फिर से दो टाइप आते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। तो ये भी लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है, और ये भी लाइन और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है। आयोनाइजेशन पावर, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर होता है इसका, देखो यहाँ पे लिखा है, अल्फा का आयोनाइजेशन पावर बीटा से ज्यादा है, गामा से ज्यादा, ये पता होगा तुमको। और पेनिट्रेटिंग पावर मैंने अभी दिखा दिया, गामा का सबसे ज्यादा है। देन डिफ्लेक्शन, अभी बोला मैंने कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो जब भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल जाता है तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये भी डिफ्लेक्ट हो जाता है।
ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका होता है, बीटा का होता है, और इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता, चार्ज ही नहीं इसके पास। और ये लास्ट का भूल जाओ, इसका कुछ जरूरत नहीं तुम्हें, इसको भूल जाओ। तो ये टेबल वैसे मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, वैसे सेम टेबल में ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। ओके चलो ठीक है। हो गया क्या, समझ गया क्या? हेलो, तीन तरह के रेडिएशन बोल दिए मैंने। अब आगे देखो, अपने को चालू करना है रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी का कुछ लिखने का जरूरत नहीं तुमको, बस समझ लो, क्योंकि मैं पूरी पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। एक मिनट सिर्फ मैं उसे ओपन कर लेता हूँ एक बार। सर स्क्रीन ब्लॅक झालं. एक मिनिट हा. स्क्रीन दिसत नाही सर. दिसल एक मिनिट फक्त. दिसली. दिसली ओके. आला आला आला. ठीक है. देखो, अपने को अभी चालू करना है रेडियो एक्टिविटी। अब ये पूरा मैं तुमको डाल दूंगा, सिर्फ समझ लो। बहुत ही मतलब अच्छा टॉपिक है, सब टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक को अपन ने 2 सेक्शन में डिवाइड किया था ना। पहला सेक्शन अपन ने लगभग खत्म कर दिया। अब इसमें क्या क्या देखो, ये चीजें तो अपन पहले ही देख चुके। वर्ड यू मस्ट नो में क्या क्या, एक बार मैं यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, साइज ऑफ, ये देखा था अपन ने। ठीक है, मास नंबर वगैरह पता होता है तुमको ये? एक मिनट सर, तो मास नंबर, आइसोटोप, ये पता है सबको, ये अपन ने देखा है अभी। आगे चलते, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब कुछ बोल दिया मैंने तुमको। ओके, न्यूक्लियर साइज क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर फोर्सेस, इसकी प्रॉपर्टीज बोली, 7 प्रॉपर्टीज थी। एटॉमिक मास यूनिट बोला है, मास डिफेक्ट बोला है, बाइंडिंग एनर्जी बोला है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला है। क्लियर, ये पूरा लिखा है तुम लोगों ने। अब देखो रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो एक हेनरी ब्रिकवेल नाम का साइंटिस्ट था,
उसने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था 1896 में, प्योरली बाय एक्सीडेंट। एक्चुअल में हुआ क्या था देखो इसके साथ में, इस बंदे ने क्या किया था, इस बंदे ने एक मर्क्यूरी की फॉइल लेके रखी थी, एक फॉइल लेके रखी थी, सिंपल एक फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल बोल दो तुम, एल्यूमिनियम फॉइल। और उस फॉइल के अंदर इसने क्या किया, एक मटेरियल रख दिया, एक मटेरियल, फॉर एग्जांपल यूरेनियम पकड़ लो, यूरेनियम इसके अंदर रख दिया, और 2-3 दिन के लिए वैसे ही रख दिया उसने, 2-3 दिन के लिए वैसे ही रख दिया। तो नेक्स्ट डे उसको क्या ऑब्जर्व हुआ, मान लो ये फॉइल थी या ऐसे वो मटेरियल था, तो इसमें के कुछ पार्टिकल इधर चले गए थे, मतलब ऐसा एक पैटर्न बन गया, ऐसे इस तरह से, ऐसा। ये पैटर्न किसका था, तो एक तरफ बीटा चले गए थे, एक तरफ अल्फा चले गए थे, और एक तरफ क्या था, गामा पार्टिकल चले गए थे, ऐसे गामा पार्टिकल चले गए थे। तो ये किसको ऑब्जर्व हुआ, ये इस साइंटिस्ट को ऑब्जर्व हुआ है, हेनरी ब्रिकवेल को। तो यहाँ से फिर रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत हो गई। रेडियो एक्टिविटी कौन शो करता है, पहले वो पता होना चाहिए तुम्हें, कौन शो करता है रेडियो एक्टिविटी। देखो, दिस इज इन्फर दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, ये तो सब पता था अपने को। रेडियो एक्टिविटी देखो, रेडियो एक्टिविटी कौन शो करता है, तो रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लिया शो करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लिया इन द सेंस दैट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से, एलिमेंट ही बोल दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां से स्टार्ट होते हैं, बोलो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां से स्टार्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बोलो, Z ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर कितने से रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, लीड से ना, लीड का एटॉमिक नंबर बोलो, कितना है लीड का एटॉमिक नंबर, Z ग्रेटर देन 82 से आगे के एलिमेंट जो होंगे वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई, राइट। द सब्सटेंसेस व्हिच स्पॉन्टेनियसली इमिट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, मतलब अल्फा बीटा गामा, जिससे भी अल्फा बीटा बाहर निकलेंगे उसे अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिविटी को क्या कहेंगे अपन, द phenomena of spontaneous emission of radiation by radioactive substance is called as radioactivity। एकदम सिंपल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन याद होना चाहिए तुम लोगों को। The phenomena of spontaneous emission of radiation by radioactive substance is called as radioactivity। ठीक, चलो अब देखो रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है ना, रेडियो एक्टिविटी इज द न्यूक्लियर फेनोमेना इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डीके कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। मतलब जो भी रेडिएशन इससे बाहर निकलते हैं, रेडिएशन बाहर निकलना, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डीके कहते हैं। जैसे ये देख लो, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है, ये देखो ये वाला, ये न्यूक्लियस ऑफ एटम है लिखा हुआ है, यहाँ से अल्फा रेडिएशन बाहर निकलेगा। तो अल्फा रेडिएशन जब भी बाहर निकलेगा तो एक्चुअल में क्या निकलेगा, हीलियम का न्यूक्लियस ना, मतलब क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, राइट। फिर बाद में देखो बीटा पार्टिकल, बीटा रेडिएशन बाहर निकलेगा, तो बीटा रेडिएशन बाहर निकलेगा मतलब क्या होगा, हाई एनर्जी इमिट होगी, और इसके साथ में गामा रेडिएशन, मतलब इससे 3 तरह के रेडिएशन बाहर निकलेंगे। तो अल्फा रेडिएशन अपन ने देख लिया था क्या था इसमें, देखो अल्फा बीटा गामा, ये तुम्हें बाद में डिटेल में पढ़ना है। सेम ये एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा है, देखो अभी एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा कि इलेक्ट्रिक इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो एक्टिव मटेरियल रखो, रेडियो एक्टिव मटेरियल रखने पे क्या होता है, तो एक तरफ बीटा चले जाते हैं, दूसरी तरफ अल्फा चले जाते हैं, और जो गामा होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं सीधा चले जाते हैं। और प्लेट के हिसाब से भी देखो, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट के जा रहे हैं, मतलब इसका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। ये वाले जा रहे हैं नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब इसका चार्ज होगा पॉजिटिव, और ये सीधा जा रहा है मतलब अनचार्ज होगा। इसकी प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने अभी, ओके। और पेनिट्रेशन पावर का भी देखा है, ये देखो नीचे दिया हुआ है, देखो पेनिट्रेशन पावर का बोला ना मैंने, अल्फा पार्टिकल टिश्यू या कोई पेपर में से पास नहीं करते, बीटा पार्टिकल टिश्यू या पेपर में से पास करते, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल में से पास नहीं कर पाते, और हाँ गामा पार्टिकल लीड फॉइल में से पास नहीं कर पाते। तो सबसे डेंजरस रेडिएशन कोई होगा तो वो गामा रेडिएशन होता है, क्योंकि उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है।
आई बात समझ में? चलो ओके ठीक है। चलो अब अपने को देखना है, देखो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव मतलब क्या? किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा गामा का बाहर निकालना मतलब डीके होना, बाहर निकालना मतलब डीके होना, इस प्रोसेस को अपन रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, वो लॉ अपने को समझा है रुदरफोर्ड एंड सोडी ने। तो इसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर रदरफोर्ड सोडी लॉ भी कहा जाता है। इसको अपन कल से डिटेल में देखेंगे, आज के लिए अपन यहाँ पे रुक जाते हैं। कोई डाउट होगा तुम्हारे पास तो बोलो, एग्जाम का कोई डाउट या आज का कोई डाउट है क्या? बोलो कोई डाउट होगा तो। कोई डाउट है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर आज रुक जाते हैं अपन हाँ, यहाँ सर। पे। कोई Yes, डाउट sir. नहीं? नहीं सर। पेपर में का क्वेश्चन पेपर हुआ था ना तुम्हारा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर में। यस सर। एक कुछ डाउट थे ग्रुप के ऊपर डाल दो, फिर तुम लोग डाउट नहीं पूछते हो कुछ। चल कुछ डाउट हो गए तो फिर डाल दो ग्रुप के ऊपर, अभी लेफ्ट हो जाओ फिर। चलो थैंक यू।